हेलो एंड वेलकम टू मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सबका घर का सपना पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद विभिन्न वर्गों के बीच समानता पर ध्यान देते हुए 1 करोड़ मकान का निर्माण करना है। PMAYU 2.0 का टारगेट मिडिल क्लास और शहरी गरीब परिवारों को कम लागत में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सफाई कर्मी, रेहड़ी पटरी वाले, कामगार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और चौल में रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि अनचाही स्पैम कॉल करने वाले नॉन रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने के साथ ही उन्हें 2 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। इसके साथ ही ट्राई ने कंपनियों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में हर 15 दिन में जानकारी देने के लिए कहा है। ट्राई ने थोक कनेक्शन और दूसरे दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल करने वाली सभी नॉन रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स से विज्ञापन के लिए की जाने वाली कॉल्स पर रोक लगाना सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। IMF ने भारत को लेकर एक अच्छी बात कही है। IMF के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों ने भारत की आर्थिक वृद्धि को 8% तक ले जाने के लिए जरूरी नीतियां लागू की तो देश 2047 तक 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। सुब्रमण्यम ने कहा कि 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी अर्थव्यवस्था 1970 में 215 अरब डॉलर थी, लेकिन 1995 में ये 5.1 लाख डॉलर हो गई। देश से बाहर 6 लाख रुपए से ज्यादा की राशि ले जाने वालों पर इनकम टैक्स वाले अब नजर रखेंगे। CBDT ने टैक्स चोरी पकड़ने और रेमिटेंस डेटा में गड़बड़ी को रोकने के लिए 6 लाख रुपए से ज्यादा के हाई वैल्यू आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस की जांच और वेरिफिकेशन प्रोसेस को मजबूत बनाने का फैसला लिया है। ये कदम ऐसे कुछ मामले सामने आने के बाद उठाया गया जहां फॉरेन रेमिटेंस और खर्च व्यक्तियों द्वारा घोषित आय के साथ मैच नहीं करते और जहां TCS में चूक हुई थी। CBDT ने फील्ड अधिकारियों से फॉर्म 15CC की जांच करने को कहा है। ऑथोराइज्ड डीलर्स हर तिमाही फॉर्म 15CC के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आउटवर्ड रेमिटेंस की जानकारी देते हैं। अब आप अपने सेविंग अकाउंट पर भी FD के बराबर ब्याज हासिल कर सकते हैं। बंधन बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट की ब्याज दर में बदलाव किया है। बंधन बैंक सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा की जमा पर 7% ब्याज की पेशकश कर रहा है। इसके अलावा 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक की जमा पर बैंक 8% ब्याज दे रहा है। बैंक ने 3 करोड़ रुपए तक की रिटेल FD पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है। बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर सामान्य ग्राहकों को 3 से 8% तक ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन को 3.75% से लेकर 8.50% ब्याज दिया जा रहा है। मंदी के कारण सूरत की डायमंड इंडस्ट्री संकट में है। पिछले 16 महीने में सूरत में 65 श्रमिक आत्महत्या कर चुके हैं। अधिकांश श्रमिकों ने वेतन कटौती और नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या किया है। पिछले 1 महीने में सुसाइड हेल्पलाइन नंबर पर 1600 से ज्यादा कॉल आई है। सूरत में दुनिया के लगभग 90% कच्चे हीरे तलाशे और पॉलिश किए जाते हैं। ये काम 2500 से ज्यादा इकाइयों में काम करने वाले करीब 10 लाख श्रमिक करते हैं। यूक्रेन, रूस और इजराइल गाजा युद्ध के साथ साथ प्रमुख बाजार चीन में कमजोर मांग के कारण हीरे की मांग कम और आपूर्ति ज्यादा है, जिसके कारण इस साल 50,000 कर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सूरत की 200 से ज्यादा डायमंड कंपनियों ने 10 दिन का अवकाश घोषित किया है, जिसके लिए श्रमिकों का वेतन भी काटा जाएगा।
आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में पब्लिक डिपॉजिट से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और एनबीएफसी के रूल्स एक जैसे हो जाएंगे। नए नियमों में आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए जनता से जमा स्वीकार करने की सीमा घटा दी है। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अपने खुद के फंड से 1.5 गुना तक पब्लिक डिपॉजिट ले सकेंगी। देश में अभी 97 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, जबकि डिपॉजिट स्वीकार करने वाली कंपनियों की संख्या केवल 26 है। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि एनबीएफसी में जमा की गई पूरी रकम को 3 महीने के भीतर निकाला जा सकेगा, लेकिन इस पर ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सरकार नवंबर 2024 से शुरू होने वाले सीजन के लिए एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल में 20% मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना है। एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के आधार पर की जाएगी। एथेनॉल की कीमतें 2022-23 से यथावत हैं। वर्तमान में गन्ने के रस से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 65.61 रुपये प्रति लीटर है, जबकि बी हैवी और सी हैवी गुड़ से उत्पादित एथेनॉल की दरें 60.73 रुपये और 56.28 रुपये प्रति लीटर है। देश की कुल एथेनॉल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 1589 करोड़ लीटर है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 2023-24 के दौरान मिश्रण के लिए 505 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 9 सितंबर को होगी। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक नई दिल्ली में होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरों को युक्ति संगत बनाने, टैक्स स्लैब की संख्या कम करने के अलावा जीएसटी के तहत उल्टा शुल्क हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछली बैठक 23 जून को हुई थी। इस बार की बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुमंत चौधरी के नेतृत्व में दरों को युक्ति संगत बनाने पर गठित मंत्री समूह एक प्रस्तुति देगा। जुलाई में जीएसटी संग्रह 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा। फर्जी जीएसटी के जरिए चोरी करने वालों पर अब लगाम लगने वाली है। सीबीआईसी ने फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ 2 महीने का विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 16 अगस्त से शुरू होगा। इस तरह का अभियान पिछले साल मई में भी चलाया गया था। इसमें 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संदिग्ध जीएसटी चोरी से जुड़े करीब 22,000 फर्जी रजिस्ट्रेशन का पता चला था। विशेष अभियान के तहत जीएसटी नेटवर्क डीजीआरएम सीबीआईसी के साथ मिलकर संदिग्ध जीएसटीआईएन की पहचान करेगा। चालू वित्त वर्ष में 11 अगस्त तक शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22.48% बढ़कर करीब 6.93 लाख करोड़ रुपए हो गया। कुल कलेक्शन में 4.47 लाख करोड़ रुपए व्यक्तिगत इनकम टैक्स है और 2.22 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है। एसटीटी से 21,599 करोड़ रुपए एकत्र हुए, जबकि अन्य टैक्स से सरकार को 1,617 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इस साल 1 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच 1.20 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2023-24 में अर्जित आय के लिए दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में उछाल के कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल फ्रोंक्स का जापान को निर्यात शुरू कर दिया है। गुजरात के पीपावाव बंदरगाह से 1600 से ज्यादा वाहनों की पहली खेप जापान के लिए रवाना हुई। फ्रोंक्स मारुति सुजुकी की पहली एसयूवी है जिसे जापान में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इस मॉडल को विशेष रूप से अपने गुजरात संयंत्र से तैयार करती है। फ्रोंक्स मारुति सुजुकी का दूसरा मॉडल है जिसे जापान में निर्यात किया जा रहा है। इससे पहले 2016 में बलेनो का जापान में निर्यात किया गया था। ऑटो एक्सपो 2023 में वैश्विक स्तर पर पेश किए जाने के बाद फ्रोंक्स को भारत में 24 अप्रैल 2023 को पेश किया गया था। कंस्ट्रक्शन समाधान उपलब्ध कराने वाली इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट 600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 19 अगस्त को आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 850 से 900 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा। आईपीओ में 200 करोड़ रुपए तक के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 400 करोड़ रुपए मूल्य के 44.47 लाख शेयर की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। आईपीओ राशि का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय, अपग्रेडेशन और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए, सुनने के लिए, उससे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। होप आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। मैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। जो देश के हैं रक्षक, वो फाइनेंशियली कितने सुरक्षित।
सरहद पर खड़ा जवान कैसे करे फाइनेंशियल प्लानिंग। सैनिकों की फाइनेंशियल प्लानिंग का मनी 9 पर लाइव मिलेगा जवाब। कर्नल संजीव गोविला, सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव्स होंगे हमारे साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में। मेरी सिप मेरा सवाल बुधवार शाम 4 बजे। अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर।